मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन विश्व भर में हर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्यार, प्रशंसा प्रकट करते हुए विभिन्न प्रकार की जो उनकी उपलब्धियां होती हैं उनके लिए उन्हें याद किया जाता है। भारत में भी 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में यदि महिलाओं की स्थिति का हम विश्लेषण करें तो जो स्वतंत्रता के पश्चात का परिप्रेक्ष्य है उसमें महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन हर क्षेत्र में देखा जा सकता है और इस परिवर्तन को लाने के लिए सरकारी स्तरों पर जो प्रयास किए गए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी उनकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके योगदान को राष्ट्र विकास में बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न होते रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक, वो निश्चित रूप से सराहनीय रहेंगे। आज के व्याख्यान में मैं सरकारों के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात से विभिन्न सरकारों के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी भूमिका को राष्ट्रीय विकास में सार्थक बनाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनका मैं विस्तृत रूप से वर्णन करूंगी। भारत में महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और उन प्रावधानों को जिन लक्ष्यों के तहत रखा गया है उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा उनको बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। जहां भारत में जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनके माध्यम से असमानता को दूर करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करना है, तो वहीं पर नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो उद्देश्य रखे गए हैं उनको भी प्राप्त करने का प्रयास विभिन्न सरकारों के द्वारा किया जाता रहा है। भारत में जो सामाजिक कुरीतियां थी या कानूनी आधार पर जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, सरकारों के द्वारा समय समय पर उस दिशा में कानून बनाकर भी जहां पर उन बुराइयों को जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करती हैं या उनकी जो डिग्निटी है उसको कम करती हैं, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो भी विभिन्न सरकारों के द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किया जाता रहा है। अगर हम महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकारों के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं, जो मिशन चलाए गए हैं, उसमें महिलाओं में जो साक्षरता दर है उसको एक ऐसे स्तर पर लाया है या हम कहें कि उन प्रयासों का परिणाम अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात जो 1951 में जो पहली बार महिलाओं की साक्षरता दर थी उस समय पर वह 8.86% थी, जबकि जो टोटल अगर हम कहें कुल साक्षरता दर थी देश की वो 18.33 थी। तो इस दृष्टिकोण से जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो कुल साक्षरता दर के आधे से भी कम है। वहीं पर यदि हम 2011 के आंकड़ों का
साक्षरता दर का विश्लेषण करें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46 हो गई है, जबकि जो कुल औसत दर है वो 82.14 है। इन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो महिलाओं की साक्षरता दर को ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, महिलाओं को साक्षर करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वो निश्चित रूप से प्रभावी रहे हैं। समाज की, परिवार की जो और संगठन है, उनकी जो भूमिका रही है वो भी इस दिशा में प्रशंसनीय रही है, क्योंकि शिक्षित होकर जो व्यक्ति में जो एक हम कहें ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने के साथ साथ उसमें जो एक क्षमता आती है, जागरूकता आती है, अपने निर्णय लेने में व्यक्ति खुद सक्षम हो जाता है, जो उसके द्वारा और क्षेत्रों में उसकी सहभागिता होती है, वह भी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से शिक्षा का स्तर जो है महिलाओं का स्वतंत्रता के पश्चात उसमें एक बहुत अच्छी हम कहें वृद्धि दर देखी जा सकती है। जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकारों के द्वारा समय समय पर निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। वो प्रयास उनकी राजनीतिक भूमिका को सशक्त करने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में उनको सक्षम बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, सामाजिक स्तर पर समानता स्थापित करने के लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा जहां कानून बनाए गए हैं, वहीं पर बहुत सारे इस प्रकार की समय समय पर योजनाएं भी चलाई गई हैं, कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिन्होंने की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें सशक्त किया है, उन्हें मजबूत बनाया है, उनका जो प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित किया गया है। इसी दिशा में जो 1986 और 1987 में सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम, STEP के नाम से जाना जाता था, जिसका उद्देश्य था कि लड़कियों एवं महिलाओं का कौशल विकास, कि इसके माध्यम से महिलाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता था जिससे कि महिलाएं उन क्षेत्रों में, उन कौशलों में दक्ष हो सकें जिसके आधार पर वो अपना स्वयं का कार्य कर सकें। तो यह जो प्रोग्राम था ये उस समय पर चलाया गया था। उसके पश्चात 1993 में अगर हम देखें तो जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, उस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन राजनीतिक संस्थाओं में SC, ST और महिलाओं की जो 1/3 भागीदारी है उसको सुनिश्चित करता है। अर्थात स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक संस्थाओं का गठन होता है, उनके गठन में महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से ये प्रावधान किया गया है कि उसमें 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, रिजर्व की गई हैं। अर्थात जब चुनाव होंगे तो उसके पश्चात कम से कम जो संस्थाएं बनेंगी उनमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी 1/3 सुनिश्चित रहेगी। उसके पश्चात कुछ राज्यों ने इस सीमा को 50% तक भी किया है और इसी का परिणाम है कि महिलाएं उन सुरक्षित सीटों पर जो उनके लिए आरक्षित की गई हैं, उन आरक्षित सीटों पर तो चुनकर आ ही रही हैं, परंतु उसके साथ साथ ये महिलाएं अब उनसे जो ओपन की सीट्स हैं उन पर भी आ रही हैं। अर्थात उनका प्रतिनिधित्व अब आरक्षित सीटों से ऊपर जा रहा है, 50% से ऊपर जा रहा है और इसी का परिणाम है कि अब स्थानीय स्तर की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनमें जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं, जिससे कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उनमें उनकी जो भागीदारी है वो न केवल सुनिश्चित हो बल्कि वो प्रभावी भी हो, क्योंकि जब प्रभावी होगी तो निश्चित रूप से जो उसका परिणाम होगा वो और अधिक सकारात्मक
आएगा। इसी दिशा में सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी इसी के द्वारा जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आरंभ की गई थी 2010 में, वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें था कि जो 19 साल या 19 साल से अधिक की जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको 2 बच्चों के जन्म तक उन्हें वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और जो नवजात शिशु है और वो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको उस आर्थिक सहायता के रूप में जो 6,000 रुपए की धनराशि है, वो उन्हें 2 किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं, किस प्रकार से वह स्वस्थ रह सकें, किस प्रकार से जो उनका बच्चे का प्रारंभिक जीवन है उसे उसके लिए जो एक पर्याप्त भोजन है वो मिल सके, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात जो उन्हें आवश्यकता है भोजन की वो उन्हें उपलब्ध हो सके। तो सरकार के द्वारा इस दिशा में आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ बालिकाओं की शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की व्यवस्था की गई है, जो 2004 से आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर उन क्षेत्रों में ये विद्यालय खोले जाएंगे जहां पर कि जो साक्षरता दर है वह राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है। अर्थात उन क्षेत्रों में भी बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वहां पर भी साक्षरता की जो दर है उसको ऊंचा उठाया जा सके और वहां पर बालिकाओं को और अधिक साक्षर बनाया जा सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा 2011 में एक और कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें कि किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए एक सबला योजना चलाई गई थी, जिस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कि 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं उनको किस प्रकार से उनका विकास किया जा सकता है। यह विकास जहां पर मुख्य रूप से उनके शारीरिक विकास पर बल दिया गया था। इस आयु वर्ग में को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक में 11 से 15 वर्ष तक की किशोरियों को रखा गया था और दूसरे वर्ग में 15 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक की किशोरियों को रखा गया था। इसमें जो लाभ देने का जो था उसको 2 स्तर पर रखा गया। एक लाभ है कि जहां पर 11 से जो 15 वर्ष तक की किशोरियां हैं उनको पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहीं पर जो 15 वर्ष से ऊपर की किशोरियां हैं उनके लिए गैर पोषण की अगर हम बात करें तो उनमें जो इस अवस्था में जो उन्हें मेडिसिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो अवस्था है जहां पर लड़कियों का शरीर एक परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, उसे आयरन की आवश्यकता होती है, विभिन्न दवाइयों की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए गैर पोषण की दृष्टिकोण से जो आयरन की गोलियां हैं और अन्य दवाइयां हैं उनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। अर्थात इन आयु वर्ग में 11 से 15 और 15 से 18 वर्ग की जो किशोरियां हैं उनके लिए किस प्रकार से वह स्वस्थ शरीर शारीरिक रूप से विकसित हो सकती हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। उसके पश्चात भी निरंतर इस दिशा में महिलाओं के विकास के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य होते रहे हैं। वर्तमान में यदि हम देखें, जो वर्तमान हमारा पिछले दशक की अगर हम बात करें तो उसमें जो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से कदम उठाए गए हैं वो इस दिशा में निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है, जो महिलाओं को सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं, उनकी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। इसी के लिए जो एक कार्यक्रम चलाया गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यह कार्यक्रम 2015 में आरंभ किया गया था और जो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य था वह लड़कियों के अस्तित्व का, उनके संरक्षण हो और उसी के साथ साथ बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। अर्थात बेटियों को पहले बचाने पर बल दिया गया था कि जो
लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात, उसे समाप्त किया जाए और उसी के साथ उनकी शिक्षा पर भी बल दिया गया है कि जो बालिकाएं हैं उनके लिए किस प्रकार के विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे कि ये लड़कियां और अधिक शिक्षित हो सके और समाज में शिक्षित होने के पश्चात अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। क्योंकि महिलाओं के लिए ये है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो उससे दो परिवार शिक्षित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हुआ है। इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा एक योजना आरंभ की गई है जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 2016 में आरंभ हुई थी और जो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था वह था जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से राहत प्रदान की जाए, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो अपने आर्थिक क्षमता के आधार पर जो अगर हम कहें एलपीजी का जो कनेक्शन है उसे नहीं ले पाते हैं, वो परिवार नहीं ले पाते हैं। तो इस योजना के तहत उनको सस्ते दरों पर अगर हम कहें या सरकार के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसके आधार पर उनको एक फ्री कनेक्शन एलपीजी का कनेक्शन प्रदान किया जाता है और उसके पश्चात उन्हें उस पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इसी के आधार पर भारत में बहुत सारे उनको अगर हम करें महिलाओं को इस प्रकार से कनेक्शन प्रदान करके न केवल उन्हें सशक्त किया गया है बल्कि उन्हें शारीरिक रूप से भी और अधिक उनकी तरफ ध्यान दिया गया है। क्योंकि महिलाओं के द्वारा जो खाना बनाने का कार्य किया जाता है, जिन घरों में एलपीजी का कनेक्शन नहीं होता था तो वहां पर जो खाना पकाने की प्रक्रिया है वो महिलाओं के लिए कष्टप्रद होती थी। वो चूल्हे के माध्यम से या लकड़ी जलाकर है या दूसरे तरीके के जो माध्यम है उनका प्रयोग करके होता था। तो सरकार के द्वारा इसको दृष्टिगत रखते हुए उन महिलाओं को राहत देने के लिए इस प्रकार के एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। लॉकडाउन के द्वारा सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 3 माह के लिए इन कनेक्शनों पर अगर हम कहें निःशुल्क गैस उपलब्ध कराई थी, जिसका उद्देश्य था कि ऐसी स्थिति में जो ये परिवार स्वयं गैस अपने इनकम के आधार पर खरीदने में सक्षम नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा उनको ये सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें सहायता प्रदान की गई थी। इसी के साथ साथ जो सरकार के द्वारा जो और योजनाएं चलाई गई हैं उसमें है वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से ये एक स्कीम है जिसे 2015 में आरंभ किया गया था और इसका जो उद्देश्य है इसके पीछे वह था कि निर्भया फंड से लागू इसे किया गया है कि जो महिलाएं किसी भी प्रकार से पीड़ित होकर इसके तहत वो आती हैं तो उनको जो हिंसा का शिकार होती हैं, किसी भी प्रकार की वो हिंसा का शिकार होती हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये सहायता है पुलिस डेस्क के रूप में है, कानूनी उनको सहायता है, मेडिकल सहायता है, वो इन महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उद्देश्य है कि पीड़ित महिला को सरकार के द्वारा इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें मानसिक रूप से, उन्हें आर्थिक रूप से, उन्हें हम कहें सहायता दी जाती है। महिला शक्ति योजना जो 2017 में आरंभ हुई है, इस योजना के तहत महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं किस प्रकार के उनका संरक्षण हो और किस प्रकार से उन्हें सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, इसके ऊपर कार्य हो रहा है। गांव की जो महिलाएं हैं विशेषकर उनको सामाजिक भागीदारी के माध्यम से उनको सशक्त बनाना है। उनको सशक्त बनाने का अर्थ है कि जो महिलाएं हैं वो जब भागीदारी उनकी सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से वो सशक्त भी होगी। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर चलाई जा रही है, जहां पर कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के रूप में खोले गए हैं और उन केंद्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की भी हम बात करें, आर्थिक सहायता उपलब्ध
कराई जा रही है। तो इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को ये सुविधा आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त करने का भारत में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो 2015 में आरंभ की गई है, ये बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस योजना को आरंभ किया गया है कि इसमें जो 10 वर्ष से कम की जो बालिकाएं हैं उनके भविष्य को हम कहें आगे सुरक्षित करने के लिए उनके शिक्षा एवं शादी के लिए जो एक योजना है सुकन्या योजना के तहत निवेश किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है कि जिसमें जो अभिभावक हैं वो अपनी बच्चियों के लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और इसी के साथ वो जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस पर अकाउंट अपने डाकघर में खोल सकते हैं, जिससे कि जो बालिकाएं हैं उनका जो एजुकेशन है, उनका जो शादी का एक संस्कार है उसको बेहतर तरीके से संपादित किया जा सके। सरकार के द्वारा नारियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य, आज के समाज के लिए हम बात देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा जिस भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी है। इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि समाज के लिए जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है, जिन महिलाओं ने बेहतरी के लिए काम किया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में भी महिलाओं ने बेहतर कार्य किया है उनकी उन सेवा कार्य को सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। और मान्यता प्रदान करने के पीछे है कि एक तो जिन महिलाओं ने कार्य किया है उनकी जो भूमिका है वो उसको मान्यता मिलती है और इसी के साथ साथ क्योंकि वो समाज में शेष महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनती है और प्रेरणा के साथ साथ वो उन महिलाओं के लिए आदर्श रूप में कार्य कर सकें, उनकी भूमिका बन सके। तो इसके लिए सरकार के द्वारा जहाँ पर मनी प्राइज रखा गया है उसके साथ साथ सर्टिफिकेट की व्यवस्था भी की गई है कि जो महिलाएं इस प्रकार से क्षेत्रों में काम करके दूसरे लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं, उनको प्रमोट कर रही हैं, सामाजिक कार्य कर रही हैं, उनकी जो सेवा है उसको मान्यता प्रदान की जा सके। तो सरकार के द्वारा ये एक कार्य किया जा रहा है। भारत में इसी के साथ साथ ई बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर महिलाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको प्रमोट करने के लिए महिला ई हाट के नाम से जो है एक पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें जो महिलाएं हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करा सकती हैं और अपना बिजनेस आरंभ कर सकती हैं। जो महिलाएं किन्हीं कारणों से घर से बाहर नहीं जा पाती हैं और घर पर रहकर ही अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहती हैं, तकनीक का लाभ उठाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये जो व्यवस्था है ये बहुत कारगर साबित सिद्ध हो रही है। महिलाओं को व्यावसायिक रूप से ये सक्षम बनाने में तथा उसके साथ साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है उसको भी बढ़ाने के का ये कार्य कर रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से जहाँ पर महिलाएं स्वयं तो सक्षम हो ही रही हैं क्योंकि वो अपना व्यापार कर रही हैं, व्यापार करने के साथ साथ वो सेल्फ अगर हम कहें इंडिपेंडेंट हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, वहीं उसके साथ साथ वो राष्ट्र के विकास में भी आर्थिक रूप से अपना योगदान कर रही हैं। इसमें जो महिला व्यापारी हैं वो अपने प्रोडक्शन को ऑनलाइन रूप से इस पोर्टल पर निःशुल्क रजिस्टर करा सकती हैं, जिससे कि उन्हें घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ही उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रचार एवं प्रसार मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जो बिजनेस है जो उनके स्वयं के द्वारा यदि किया जाता उसके से ये कहीं एक बेहतर व्यवस्था के रूप में उभर कर आता है, क्योंकि इसमें जो सरकार के द्वारा प्रयास सम्मिलित होते हैं उससे उनके बिजनेस को और अधिक प्रमोशन मिलता है। भारत में जो अब
स्थिति है उसमें है कि महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बाहर आ रही हैं और बाहर आने के परिणाम स्वरूप जहां पर वो अपने मूल निवासों से हटकर वो छोटे नगरों की तरफ, बड़े नगरों की तरफ, महानगरों की तरफ अपने कार्यस्थल की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी स्थितियों में उन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की जाए जिससे कि वो अपनी नौकरी को भी बेहतर तरीके से पूरा कर सके, अंजाम दे सके और उसी के साथ साथ जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी है उसको भी वो बेहतर तरीके से निभा सके। तो उसके लिए जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है वर्किंग वीमेन हॉस्टल की, ये वो हॉस्टल्स हैं जहां पर इस प्रकार की महिलाओं को रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसमें कि महिलाएं अपना दिन में कार्य करके इन हॉस्टल्स में रह सकती हैं, उनके छोटे बच्चों की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था या सहायता सरकार के द्वारा की जा रही है वो निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि जो वर्किंग वीमेन है जहां पर उनके ऊपर अपने वर्क प्लेस का एक दबाव होता है, कार्य का दबाव होता है, वहीं पर जब वो नए क्षेत्रों में जाती हैं काम करने के लिए या हम कहें नगरों में, महानगरों में वो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने लिए आवास की व्यवस्था करना निश्चित रूप से कठिन होता है। तो इस प्रकार की जो वर्किंग हॉस्टल्स हैं वो महिलाओं को जहां पर व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं वहीं पर उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और उनकी जो पारिवारिक दायित्व हैं उनको पूरा करने में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है ये निश्चित रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार के द्वारा एक जन धन योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि अब जो है प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो और जब ये बैंक में अकाउंट होगा तो जो सरकार के द्वारा व्यक्ति को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तो उस वित्तीय सहायता के मध्य और अर्थात सरकार और बेनिफिशियरी के मध्य का जो बिचौलिया की एक हम कहें बिचौलिया की व्यवस्था पनप गई थी उसको समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि जो भी सरकार को फंड ट्रांसफर करना है, जो उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में अब सीधे पहुंच जाती है। तो सरकार के द्वारा जो ये जन धन की योजना आरंभ की गई थी, इस योजना के आरंभ के पश्चात अब ये देखने में आ रहा है कि जो अकाउंट खोले गए हैं उनमें महिलाओं ने भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अर्थात अब महिलाओं के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट हैं उसमें न केवल वो अपनी बचत को जमा करती हैं बल्कि उसके साथ साथ सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता उनको उपलब्ध कराई जाती है उस आर्थिक सहायता को भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब उन महिलाओं को उसकी जानकारी होती है, उन्हें पता होता है कि कितना धन सरकार के द्वारा उनके खातों में आ रहा है। तो इस प्रकार से यह जो योजना है इसके माध्यम से महिलाएं जो हैं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इसी के साथ सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से भी अब एक योजना चलाई जा रही है जहां पर SC ST एवं जो महिला उद्यमी हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए जिससे कि वो अपना व्यवसाय आरंभ कर सकें, उन व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा उनको तो आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर वो अपनी कंपनियां खोलती हैं या आपका कोई बिजनेस आरंभ करना चाहती हैं तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इन महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था है, अगर हम इन सारे सरकारी जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, महिलाओं के द्वारा के लिए विशेष रूप से जिन कार्यक्रमों को बनाया गया है, अगर हम उनका विश्लेषण करें स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक, तो सभी सरकारों के द्वारा पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो कार्य किया गया है निश्चित रूप से वो इस दिशा में सराहनीय है।
अब महिलाएं जहां पर आर्थिक क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह कर रही हैं, वो जहां पर सरकारी सेक्टर में तो वो उनकी हम कहें नियुक्ता हो ही रही है, लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर जगत है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी अब निरंतर बढ़ रही है। वो कृषि के क्षेत्र में भी महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं और अपने अपने उद्योग सरकारी आर्थिक सहायता के माध्यम से वो खोल रही हैं और उन्हें अपने द्वारा प्रचार प्रसार करके या सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं उनके माध्यम से वो आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक स्तर पर महिलाएं अब इन जो इस प्रकार के कानून थे जो महिलाओं की आगे बढ़ने में बाधक बनते थे, सरकार के द्वारा उनको समाप्त करके उनके अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए जो प्रयास किए गए हैं वो उसके परिणाम स्वरूप अब महिलाएं जो परिवार का दायरा है उससे बाहर आ रही हैं और वह सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। तो इस प्रकार से जो सामाजिक समानता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और महिलाएं अपनी भूमिका को और सशक्त बना रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में स्थानीय स्तर के लिए जो कानून बनाकर महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है वो न केवल स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करता है बल्कि वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है, उसे समृद्ध करता है, सशक्त बनाता है। क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र की जर्नी है लगभग 7 दशक से ऊपर की हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अब भारत में जो महिलाओं का योगदान है वो राष्ट्रीय राज्य स्तर के साथ साथ वो स्थानीय स्तर की संस्थाओं में भी बढ़ रहा है। महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में जहां आगे बढ़ रही हैं, सरकार के द्वारा जहां जहां पर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन्हें समानता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, महिलाएं उनका लाभ उठाकर वो अब आगे बढ़ रही हैं। तो इस दिशा में जो कानून बन रहे हैं, जो नियम आ रहे हैं, सरकार के द्वारा जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, महिलाएं भारत में उनका लाभ उठा रही हैं और इसी का परिणाम है कि जो भारत में अब महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन जहां हम शैक्षिक स्तर पर देखते हैं वहीं हम राजनीतिक स्तर पर भी देखते हैं, वहीं हम आर्थिक क्षेत्र में भी देखते हैं, वहीं सामाजिक क्षेत्र में भी देखते हैं। सरकार की एजेंसियों के साथ साथ समाज की जो भूमिका है वो भी सरकार के कदमों के साथ मिलकर चल रही है, क्योंकि केवल कानून बना देने से ही उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो अपेक्षित परिणाम है वो उतना आ सकेगा, उतना जितना की अपेक्षित है उतना आ पाएगा, यह हमेशा संभव नहीं होता जब तक कि परिवार का, समाज का और जो इस प्रकार के गैर सरकारी संगठन हैं जिनकी भूमिका जनता और सरकार के मध्य में निरंतर बनी रहती है, उनकी भूमिका जो है वो सराहनीय रही है। उन्होंने समाज में न केवल सरकार के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा की है, बल्कि समाज के जो वर्ग है, समाज में जो विभिन्न समुदाय हैं, उनमें जागरूकता लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, अर्थात जो जनता और सरकार के मध्य की दूरी है उसको कम करते हुए सरकार के द्वारा जो ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है, महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया है। क्योंकि भारत में जो लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को अपनाया गया है, उस लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के तहत सरकार के द्वारा जो विकास के लिए हम कहें निरंतर रूप से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन्होंने महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया है, महिलाओं को मजबूत बनाया है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में
जो अगर हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र की हम बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में वो अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इस निर्वाह का अगर हम क्रेडिट कहें, जहां पर जो सरकार के द्वारा इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इस प्रकार के निरंतर कार्यक्रम बनाए गए हैं, उन कार्यक्रमों का प्रभाव है कि महिलाएं भारत में सशक्त हो रही हैं। तो ये जो हम महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाते हैं, तो इसमें जो महिलाओं के प्रति चाहे वो प्यार है, प्रशंसा है और उनका जो सम्मान है, उनके द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उनको एक तरीके से जहां पर याद किया जाता है, मनाया जाता है, बधाइयां दी जाती हैं, तो निश्चित रूप से इस दिन पर ये जो महिलाएं हैं, जिन्होंने स्वयं के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में नए नए मुकाम हासिल किए हैं। और भारत में तो अगर हम बात करें, जो आर्थिक क्षेत्र है, जहां पर कि अधिकतर जो है पुरुष वर्ग का आधिपत्य रहा है, वहीं पर महिलाओं के द्वारा जहां पर मेन बैंक हैं, उन बैंकों के अध्यक्ष के रूप में उनकी जो भूमिका रही है, विभिन्न बोर्ड में, विभिन्न कमीशंस में जो भूमिका रही है, वो निश्चित रूप से प्रभावी रही है। और भारत में अगर हम राजनीतिक रूप से महिलाओं की भूमिका को देखें, तो भारत में महिला राष्ट्रपति के रूप में महिला रही है, प्रधानमंत्री के रूप में महिला हमारे यहाँ पर कार्य किया है, और इसी के साथ साथ लोकसभा का जो लोकसभा सदन है, उसमें भी 2 बार महिला स्पीकर के रूप में। और राज्यों की राजनीति की यदि हम बात करें, तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो राज्य की कमान को संभाला गया है, वो एक नहीं कई बार वो लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर आई हैं, और वो किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि विभिन्न पार्टियों से होते हुए महिलाएं आगे आ रही हैं, राजनीतिक दलों की अध्यक्षा के रूप में कार्य कर रही हैं, राज्यों में लीड भूमिका को निभा रही है, मुख्यमंत्री के रूप में है, वहीं उसके साथ साथ जो विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की भूमिका है, उसके रूप में कार्य कर रही हैं। और महिलाओं की जो भूमिका है, जहां विभिन्न प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनमें भी अब महिलाएं अपने जो भूमिका है उसको और सक्रिय रूप से निभा रही हैं। जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे आ रही हैं और समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर रही हैं। क्योंकि कहा जाता है, अगर किसी देश की अगर स्थिति के बारे में हमें जानना है, तो उस देश की महिलाओं की स्थिति को जानकर उस देश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि लगभग महिलाएं, चाहे वो भारत की स्थिति है या हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अगर किसी राष्ट्र को विकसित करना है, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो बिना महिलाओं को सशक्त किए, बिना महिलाओं का विकास किए, बिना उनकी सहभागिता सुनिश्चित किए किसी राष्ट्र का विकास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आधी जनसंख्या के आधार पर वह संभव नहीं है। इसलिए अगर समग्र में राष्ट्र का विकास करना है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का विकास होगा, तभी राष्ट्र का होगा। और भारत में इसी संकल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और ये जो प्रयास किए गए हैं उसी का परिणाम है कि भारत में जो महिलाएं हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बहुत ही कारगर भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। और राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिकाओं में जो प्रमुख केंद्रीय स्तर पर जो मंत्री पद होते हैं, उनमें उनकी भूमिका और भी प्रशंसनीय रही है। अर्थात जो 1/4 पद केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, वो महिलाओं के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो अब धीरे धीरे सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है। यद्यपि इस दिशा में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत का में जो सामाजिक ढांचा है, जहां पर
जो महिला है उसकी भूमिका, उसकी जो काउंटर पार्ट है उसकी तुलना में गुण मानी जाती रही है, उसमें परिवर्तन आया है। चुनौतियां जहां सामाजिक क्षेत्र में है तो वहां राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी हैं, लेकिन महिलाओं ने उन चुनौतियों को पार करते हुए और स्वयं आगे बढ़कर सरकारी सहायताओं का लाभ उठाकर, कानून जो बनाए गए हैं उनका लाभ उठाकर, संविधान में जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों से लाभान्वित होने के पश्चात वो जिस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ रही हैं, अपनी भूमिका को और सशक्त कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जो महिलाओं की स्थिति है उसमें और अधिक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनका जो विकास है वह 7 दशकों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। महिलाएं जहां पर राजनीति में अपनी भूमिका को निभा रही हैं, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी भूमिका उतनी ही कारगर सिद्ध हो रही है। सरकार के द्वारा निरंतर जो इस दिशा में कार्यक्रम बनाए गए हैं वो निश्चित रूप से बहुत कारगर साबित हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं और महिला वर्ग के द्वारा उनका लाभ उठाया गया है। इसी के साथ सरकार के प्रयासों को तो सराहना की ही जानी चाहिए, पर उसी के साथ जो हमारा समाज है जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, लोग अब इस दिशा में सोच रहे हैं कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और अगर हम कहें सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं, जो महिलाओं को एक समर्थन मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति, जिस इच्छा शक्ति के आधार पर वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ मामलों में जहां महिलाओं ने अपने दम पर खुद को साबित किया है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन महिलाओं को जो इन सभी की सहायता के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन महिलाओं को जिन्होंने उन सहायता के साथ स्वयं की इच्छा शक्ति दिखाते हुए और अपने आप को साबित किया है समाज में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो खेल के क्षेत्रों में हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, सभी क्षेत्रों में वो आगे आज बढ़ रही हैं। तो इसी के साथ भारत में अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो स्थिति है वो निरंतर सशक्त, मजबूत होती जा रही है और उनकी जो भूमिका है वो राष्ट्र के विकास में दिनों दिन बढ़ रही है। इसी के साथ पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।